दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम यहाँ पर ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक एक पूरी सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हमारे नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम पर आधारित, ध्यान रखिएगा किसके पाठ्यक्रम, भूगोल विषय के, भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित ही कुछ खास टॉपिक्स को यहाँ लेकर आते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट क्या हो सकता है या कैसे संभावित प्रश्न उन पर बनाए जा सकते हैं, वो पूरा उस टॉपिक में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि हम हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर ही भूगोल के कुछ खास टॉपिक को सिलेक्ट करके उनके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। वे टॉपिक कौन से होते हैं? वे उस यूनिट की या उस इकाई के वे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी यह पूरी जो सीरीज है इन खास टॉपिक पर ही आधारित है। इससे पहले हमने हमारी सीरीज में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। जी हाँ, हमने पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम यानी एक मुख्य नदी और उसकी सभी सहायक नदियां मिलकर आपस में एक पूरा जाल बनाती है, नदियों का एक तंत्र बनाती है नदियों का, और इसे ही ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है, अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अपवाह तंत्र के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अपवाह तंत्र के साथ साथ हमने उन्हें डिवाइड किया था, हिमालयी रीजन के अपवाह तंत्र और हमने डिवाइड किया था प्रायद्वीपीय रीजन के अपवाह तंत्र, यानी हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया था पूरे भारत के संदर्भ में। हमने हमारी इसके बाद की अगली वीडियो में चर्चा किया था हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में, और हिमालयी अपवाह तंत्र में भी कुछ खास या प्रमुख नदियों की यदि अपवाह तंत्र की बात करें तो हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा की थी। और हमने यह भी कहा था कि आगे आने वाली वीडियोस में हम इन प्रमुख अपवाह तंत्रों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें से हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर ली है। तो आज कौन सा क्रम है? आज है गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में जानने का क्रम। तो आज की वीडियो में हम गंगा नदी अपवाह तंत्र को जानेंगे। गंगा नदी अपवाह तंत्र यानी क्या कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है, ये कहां से किन किन राज्यों से होकर गुजरी है, इसके दाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, इसके बाएं तट से या बाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसके पश्चिमी हिस्से से मिलने वाली नदियां और पूर्वी हिस्से से मिलने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। हम प्रमुख राज्यों से गुजरने के क्रम में ये कितने किलोमीटर की यात्रा करती है यह भी समझेंगे। इसके बाद कौन कौन सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं और गंगा नदी का नाम कहां कहां किन किन राज्यों में या किसी अन्य देश में क्या बदल कर रखा गया, किस नदी के मिलने से कौन सी नदी बनी, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें से प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं और उन प्रमुख सहायक नदियों के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र को। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। देखिए, ध्यान रखिए, गंगा नदी उत्तराखंड में दो प्रमुख नदियों या कहें दो धाराओं के मिलने से उद्गमित हुई है। ये दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा। आज के हम इस पूरे एपिसोड में या इस पूरी वीडियो में हम आपको अलकनंदा और भागीरथी कहां पर आकर मिलती हैं, जिसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, तो वह किस स्थान पर मिलती है इसकी इमेज भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। और गंगा नदी अपवाह तंत्र में हमारे लिए जानना जरूरी है कि वह स्थान कौन सा है। तो वह स्थान है, ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग। ठीक है, यानी देवप्रयाग में जब कौन सी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है या नई नदी गंगा नदी बनती है। देखिए, यह जो है ना, ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। कैसा मतलब, ऐसा शेप इसका ऐसा है त्रिभुजाकार का। यहां से आपको एक नदी भागीरथी आकर मिलती है और एक नदी अलकनंदा, और ये दो नदियां देखिए, इसका पानी भी अलग है। इस नदी के पानी का जो कलर है वह अलग है और इसका कलर अलग है। और ये दोनों नदियां जब आकर यहाँ मिलती है तो एक धारा का निर्माण होता है और ये एक धारा गंगा नदी है। ठीक है, और इन दो नदियों की यदि हम बात करें तो ये दो नदियां कौन कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी।
ठीक है, तो ये किस राज्य की बात कर रहे हैं हम, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, ठीक, यानी एक राज्य की बात तो हमने कर ली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अलकनंदा नदी कहां से निकली है और भागीरथी नदी कहां से निकली है। तो ध्यान रखिएगा, सतोपथ हिमानी से निकली है अलकनंदा नदी और गंगोत्री हिमनद से निकली है भागीरथी नदी। और ये दोनों नदियां मिलकर कहां पर, देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। वहां से फिर एक धारा निकलती है किसकी, गंगा नदी की। गंगा नदी की यदि कुल लंबाई की हम बात करें पूरे भारत में, तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्या हम बात कर रहे हैं, कुल लंबाई की, भारत के संदर्भ में ध्यान रखिएगा गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, और हम इसी के क्रम में गंगा नदी के बारे में ही आगे पढ़ेंगे कि गंगा नदी के बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं और दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवाह के बारे में। तो देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये फिर बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद यह क्रम आगे चलता जाता है, यानी झारखंड और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद एक अन्य देश बांग्लादेश। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल के पास गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित होती है। एक धारा नीचे हुगली की तरफ जाती है और दूसरी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आइए देख लेते हैं हम इसे दूसरे मैप में कि आखिर ये कहां पर है। देखिए, यह एक मैप है और हम इस मैप के थ्रू ही जानेंगे। सबसे पहले बात करें तो यह है, देखिए उत्तराखंड। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है यह। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह फिर इस बॉर्डर के बाद ये बिहार में भी प्रवेश करती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद देखिए यहां से यह इस हिस्से से आगे गुजरती है, तो यानी ये झारखंड वाले बॉर्डर में भी थोड़ा सा प्रवेश करती है और फिर पश्चिम बंगाल में ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा बांग्लादेश की ओर जाती है और दूसरी देखिए पश्चिम बंगाल में ही नीचे आकर डेल्टा के पास, सुंदरबन डेल्टा के पास आसपास यहाँ पर देखिए आकर कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हमने देखा पूरे अन्य राज्यों से, यानी उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों से होकर ये बहती है और उत्तराखंड के बाद इसके बाद अंत में ये किस, देखिए आपने किस देश में प्रवेश करती है इनकी एक धारा। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार आने जाने के क्रम में विभिन्न राज्यों से गुजरने के क्रम में गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी है। अब आप कैसे तय करेंगे बायां तट कौन सा है और दायां तट कौन सा है, तो ध्यान रखें जब नदी का प्रवाह इस तरीके से हो रहा हो तो आप इसकी दिशा ऐसे देखेंगे, यानी यह हिस्सा इसका दायां हिस्सा कहलाएगा, यानी दायां तट। ठीक, और यह इसका बायां तट कहलाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं बाएं तरफ से आकर गंगा नदी से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के बाद देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश कर गई, उसके बाद रामगंगा उससे आकर मिलती है बाएं तट पर, शारदा नदी मिलती है, गोमती नदी मिलती है, घाघरा नदी मिलती है। ध्यान रखें, शारदा घाघरा नदी में मिल जाती है और घाघरा अंततः गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, राप्ती नदी भी जाकर गंगा नदी में मिलती है, गंडक नदी भी जाकर गंगा नदी में मिलती है, कहां पर, बिहार में मिलती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखें कोसी नदी आकर गंगा नदी में मिलती है, महानंदा नदी आकर गंगा नदी में मिलती है, कहां पर, बिहार में। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं बाएं तट से। गंगा नदी के यदि हम प्रवाह की बात करें तो देखिए यह उत्तराखंड से दक्षिण की ओर नीचे प्रवाहित होती है और जैसे ही यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और दक्षिण पूर्व के बाद यह जब बिहार में प्रवेश करती है इसकी दिशा हो जाती है पूर्व की ओर यह। ठीक, यानी इसकी दिशा पहले दक्षिण, दक्षिण पूर्व, फिर पूर्व की ओर होती है और अंत में जाके फिर बाद में पूर्व में दो धाराओं में विभाजित होकर दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, यानी इसका पूरा जल कहां विसर्जित होता है, पश्चिम बंगाल में, और उसका डेल्टा भी वही बनता है। तो हमने देखा कि इसके बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं महानंदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों के क्रम में। तो ध्यान रखिए दाएं तट से जब नदियां आकर मिलती हैं ये नदियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, दाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलती है, यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा। ध्यान रखिए पुनपुन नदी, पुनपुन नदी भी इसके दाएं तट से आकर मिलती है, कहां पर मिलती है, बिहार में। ठीक है, इसके अलावा
यमुना से भी बहुत सारी आकर नदियां पहले यमुना नदी से मिल जाती है, फिर ये जाकर गंगा नदी से मिलती है। तो आइए देखते हैं इसका क्रम। तो देखिए यह है गंगा नदी का प्रवाह, और हमने जाना कि इसका प्रवाह इस दिशा से इस दिशा की ओर है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। और इस क्रम में यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है गंगा नदी की, ठीक है। और यमुना नदी से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो देखिए सबसे पहले बनास नदी आती है जो चंबल नदी से मिलती है, काली सिंध आती है जो चंबल नदी से मिलती है, पार्वती नदी आती है जो चंबल नदी से मिलती है, सिंध नदी जाकर यमुना नदी से मिलती है, और चंबल नदी जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। यहाँ बेतवा और धसान दो नदियां हैं जो यमुना नदी में जाकर मिलती हैं। केन नदी जाकर यमुना नदी में मिलती है, और अंततः यही यमुना नदी जाकर कहाँ मिल जाती है? जाकर गंगा नदी में। अब चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर जाकर मिलती है, क्योंकि ये स्थान काफी पवित्र माना जाता है और काफी फेमस भी है, ठीक है। इसके बाद बात करें सोन नदी की, तो देखिए सोन नदी निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से राजस्थान। इसके बाद फिर वह मध्य प्रदेश के बाद घुमावदार यात्रा करती है। सोन नदी सोनभद्र से होती हुई यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद यह गंगा नदी से मिल जाती है। यानी सोन नदी की अपनी यात्रा भी काफी लंबी है, और अंततः सोन नदी कहां जाकर मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिलती है। और एक रिहंद नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, ध्यान रखिएगा। और रिहंद नदी भी आप मान सकते हैं कि गंगा नदी में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सोन नदी में मिल जाती है, और अंततः सोन नदी जाकर कहां मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों को यदि हम गौर से देखें तो बहुत सी नदियां हैं जो गंगा नदी के दाएं तट से जाकर मिलती हैं, और ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी मानी जाती है, ठीक है। तो हमने देखा दाएं तट से मिलने वाली नदियों के संदर्भ में। अब देखिए यह पूरा मैप है गंगा नदी का, यहाँ पर दाएं और बाएं दोनों तट से मिलने वाली नदियां शामिल हैं। तो आपने देख लिया अलकनंदा और भागीरथी दो धाराएं निकलती हैं, ये फिर गंगा नदी का निर्माण करती है एक नदी, और फिर ये आगे आकर विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड के बाद देखिए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद यह बिहार में प्रवेश करती है, फिर झारखंड से थोड़ा हिस्सा इसका लगता है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये दो धाराओं में, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और दूसरी आकर कहाँ जाती है? हुगली से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यह भी ध्यान रखेगा कि जहां पर गंगा नदी दो भागों में डिवाइड होती है, तो जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें प्रमुख क्षेत्र और इसके बारे में कि गंगा नदी के आसपास या गंगा नदी के तट में कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी के तट से आसपास होते हुए कन्नौज, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा प्रयागराज। ये प्रमुख जो शहर है यहाँ पर स्थित है। कानपुर एक बड़े शहर के रूप में जाना जाता है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं इसी क्रम में, चूंकि हम गंगा नदी के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, तो गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ खास तथ्य भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब गंगा नदी के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी भारत की सर्व प्रमुख क्या है? पूर्वोत्तर नदियों में से एक है, या माफ कीजिएगा पूर्ववर्ती नदी में से एक है। यह भारत की सर्व प्रमुख पूर्ववर्ती नदी है। क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी के साथ साथ गंगा नदी के बारे में अन्य तथ्यों को ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में यानी यूके में इसकी लंबाई कितनी है, यानी उत्तराखंड से गुजरते हुए वह कितने किलोमीटर की यात्रा करती है। तो ध्यान रखेगा उत्तराखंड से गुजरते हुए गंगा नदी 110 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक। यह हमने किसके बारे में चर्चा की? हमने बात की उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बाद यह यूपी में प्रवेश करती है, यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक यात्रा करती है, यानी अपनी पूरी यात्रा में से सबसे अधिक यात्रा करती है उत्तर प्रदेश में 1050 किलोमीटर, लगभग 1050 किलोमीटर। उत्तराखंड के बाद ये कहां प्रवेश करती है? बिहार में, ठीक है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद यह लगभग 445 किलोमीटर की यात्रा करती है। ध्यान रखिएगा लगभग में हम इसे लेकर चलेंगे, 445 किलोमीटर की यात्रा करती है। और बिहार के बाद यदि हम यात्राओं के संदर्भ में ही बात करें तो बिहार के बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यानी वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में यह लगभग
520 किलोमीटर की यात्रा करती है। कितनी? 520 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा ये जो इसकी यात्राएं हैं किलोमीटर में क्या है, लगभग में शामिल होंगी और आप इन्हें ऐसे ही याद करें। ठीक है। गंगा नदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा इसे एक लिविंग ह्यूमन के रूप में भी जाना जाता है, जीवित मानव के रूप में भी इसे माना जाता है, स्वीकार किया गया है। गंगा नदी के बारे में अन्य तथ्यों के संदर्भ में ध्यान रखें, यह उत्तर प्रदेश के 25 से भी अधिक जिलों से होकर गुजरती है और बिहार के 15 से भी अधिक जिलों से होकर गुजरती है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि कोई नदी इतनी अधिक जिलों से होकर गुजर रही है। ठीक है। गंगा नदी के संदर्भ में कुछ खास तथ्यों को ध्यान रखिएगा कि वे कौन कौन से स्थान हैं उत्तराखंड में जहां पर अलग अलग नदियों का संगम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां धौली गंगा और अलकनंदा मिलते हैं उसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है, जहां नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं उसे नंदप्रयाग कहा जाता है, जहां पिंडार और अलकनंदा मिलते हैं उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है, जहां मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है, और जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। इनकी लोकेशन आपको इस मैप में मिल जाएगी। ठीक है। और ये प्रमुख पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, प्रयाग, कर्णप्रयाग, अलकनंदा आपने देखा, इसके बारे में ध्यान रखें। और इसके बाद हम अंततः नंदप्रयाग की बात करते हैं। ये प्रमुख स्थान है जिनके बारे में आपको जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है। और विष्णुप्रयाग, क्योंकि विष्णुप्रयाग भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक। 5 प्रमुख स्थान हो गए। कौन कौन सी? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। और इनसे आकर मिलने वाली नदियां भी हैं, आप इस चाहें तो इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं और प्रमुख खास तथ्यों के बारे में जानते हैं गंगा नदी के संदर्भ में ही। तो देखिए, गंगा नदी के डेल्टा के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। गंगा नदी डेल्टा का, यदि गंगा नदी डेल्टा के सबसे उच्चतम या उत्तरी बिंदु की हम बात करें तो हमने कहा था ना कि ये कहां पर 2 भागों में डिवाइड होती है, पश्चिम बंगाल के आसपास। उस स्थान की यदि हम बात करें तो वह स्थान है, नाम याद रखिएगा, फरक्का बैराज, जिसे ऐसे लिखते हैं फरक्का, जो कहां पर है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में फिर यह देखिए 2 भागों में डिवाइड हो गई, 2 धाराओं में डिवाइड हो गई, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जब यह पश्चिम बंगाल में नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक। पद्मा के बाद जब यह आगे बढ़ती है तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की एक धारा आकर पद्मा से मिलती है। ठीक है। और इस धारा को क्या कहा गया है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी की वह धारा जो बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है उसे जमुना कहा जाता है। और जब जमुना और पद्मा का संगम होता है तो उसके बाद गंगा नदी मेघना नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, मेघना। ठीक है। और अंततः आप मान सकते हैं कि कहां पर, बंगाल की खाड़ी में जो डेल्टा बनता है बांग्लादेश के संदर्भ में, मेघना नदी का, वह गंगा नदी का ही नाम है, जो कि आप देख सकते हैं गंगा नदी का अपने आप में सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है इस स्थान पर। ठीक है। तो ये हमने प्रमुख तथ्यों के बारे में देखा। इसकी आप देखिए, जो लिखा हुआ है सेम वही है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। जब बांग्लादेश में भागीरथी नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की एक धारा जमुना मिलती है तो इसे पद्मा और अंततः बाद में इसे मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित चंबल नदी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी से जाकर चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है। तो यमुना के दाहिने किनारे पर चंबल नदी आकर मिलती है और कुछ अन्य नदियां भी मिलती है, जैसे सिंधु, बेतवा, केन नदियां। तो आइए इसकी इमेज देख लेते हैं। तो देखिए, यह है यमुना नदी। ठीक। और यमुना नदी से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए, बनास। बनास जाकर कहाँ मिलती है? चंबल में। ठीक। काली सिंध, यह नदी कहाँ मिलती है? चंबल नदी में। आपने देखा पार्वती नदी, यह नदी भी कहाँ जाकर मिलती है? चंबल नदी में। और अंततः चंबल नदी जाकर कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। सिंध नदी कहाँ जाकर मिलती है? यमुना नदी में। बेतवा नदी कहाँ जाकर मिलती है? यमुना नदी में। यानी सभी महत्वपूर्ण नदियां यहां से मिलकर यमुना नदी में मिलती हैं और यमुना नदी अंततः गंगा नदी में मिलती है। तो आपसे सवाल पूछा गया था कि कहाँ मिलती है, चलिए बताइए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और हम गंगा की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं जो गंगा नदी से मिलती है, सहायक नदियां। सबसे पहले बात करेंगे यमुना नदी के संदर्भ में, क्योंकि यमुना नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। और गंगा की सहायक नदियों में से प्रमुख नदी है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी के
पश्चिमी तट की यदि हम बात करें या दाएं हिस्से की बात करें तो इससे मिलने वाली यह प्रमुख नदी मानी जाती है। तो आप कह सकते हैं बड़ी सहायक नदी के रूप में है। ठीक है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद, और यमुनोत्री हिमनद में भी कहां पर? बंदरपूंछ, ध्यान रखिएगा, बंदरपूंछ चोटी। ठीक है, यह उद्गम स्थल है किसका? यमुना नदी का। ठीक है, गंगा की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसके बारे में भी हमने चर्चा भी की। इसकी लंबाई की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जो प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यही इस प्रश्न का सही जवाब था जो प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के संदर्भ में ही माफ कीजिएगा, यमुना नदी के संदर्भ में कुछ खास तथ्यों को जानते हैं। कोसी नदी गंगा में बाएं तट से आकर मिलती है, हमने इसके बारे में चर्चा भी की। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोसी नदी कहां पर आकर इसके बाएं तट से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी कहां पर? बिहार में आकर इसके बाएं तट से मिलती है, क्योंकि कोसी नदी वही नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि यह विभिन्न धाराओं में बंटकर बिहार में बाढ़ की मात्रा को क्या करती है? बढ़ा देती है, इसलिए से बिहार का शोक कहा जाता है, खासकर उत्तरी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो जो बिहार का जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है कोसी नदी की वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी बाएं तट से आकर मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। हुगली की बात करें तो हुगली के दाएं तट से मिलने वाली दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी भी यहाँ चर्चा में आ गई, तो हम अंत में दामोदर नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो यह कहां पर है? दामोदर नदी को कहां का शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का कहा जाता है, और यह कहां पर मिलती है? हुगली के दाएं तट से यह क्या होती है? मिलती है। ठीक है, अगला है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलिए इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगली नदी के बारे में। अगली महत्वपूर्ण नदी है जिसे बीहड़ वाले क्षेत्रों में इस नदी के बारे में जाना जाता है, और बीहड़ वाले क्षेत्रों में यह नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। बिल्कुल हाँ, वही नदी जो काफी फेमस भी है। चंबल नदी की बात करें तो देखिए यह मध्य प्रदेश के आसपास वाले रीजन में बहती है, हालांकि अन्य राज्यों से भी यह होकर गुजरती है। अभी चर्चा करेंगे कि कहां से। जब यह मध्य प्रदेश से होकर बहती है तो मध्य प्रदेश के यह उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र से राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे निकलती है, और जब इनका बॉर्डर बनाते हुए आगे निकलती है तो यह उत्तर प्रदेश के इटावा के आसपास जाकर किस नदी से मिलती है, यह भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इससे पहले कि हम इसके बारे में पढ़ें। तो आपने, चूंकि हमारे अभी पिछले वाली जो चर्चाएं हैं उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर कौन सी नदी थी जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी? यमुना नदी। तो चंबल नदी कहां पर जाकर मिल रही है? यमुना नदी से जाकर मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़े। इसकी उद्गम की बात करें कि चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश में। कहां पर? जाना पाव पहाड़ी। तो जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। स्थान की बात करें तो ध्यान रखेगा महू। ठीक है, और कहा? मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमने अभी चर्चा की कहां कहां से होकर गुजरती है, यह मध्य प्रदेश के बॉर्डर से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मध्य प्रदेश की बॉर्डर, यहाँ पर क्या है? राजस्थान। तो यह मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती हुई फिर ऐसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और इटावा और ये थोड़ा पहले इटावा में ये क्या होती है? यमुना नदी से मिल जाती है, इटावा के समीप। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यह यमुना नदी में मिल जाती है। यह अपनी उत्खाद भूमि के लिए या बीहड़ वाले क्षेत्र के लिए या इस भूमि के लिए काफी फेमस है। चलिए यह तो बताइए कि चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं जो मध्य प्रदेश में काफी फेमस भी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियों को जान लेते हैं। इसकी सहायक नदियों में बनास, पार्वती, काली, सिंध आदि नदियां शामिल है, जो आप देख सकते हैं। यह अब आप इस मैप से समझ सकते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर के संदर्भ में भी। देखिए, यह मध्य प्रदेश का क्या है? उत्तरी हिस्सा है। ठीक, और आपने देखा यह है राजस्थान, यह राजस्थान है, और यह है मध्य प्रदेश। और चंबल नदी का प्रवाह आप देखिए मऊ से होते हुए पहले राजस्थान के बाद कोटा के बाद यह यहाँ से फिर मध्य प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है नदी, और फिर यहाँ से यह उत्तर प्रदेश में देखिए प्रवेश कर गई, क्योंकि यह बॉर्डर किसकी है? उत्तर प्रदेश की। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह
इटावा के थोड़ा पहले कहाँ मिल जाती है, ध्यान रखिएगा, ये आ रही है यमुना नदी, तो यह यमुना रिवर में मिल जाती है। ठीक है, ये हमने देखा मैप के थ्रू, अब आपको याद रहेगा स्थान भी और राज्य भी। अब बढ़ते हैं और जानते हैं दामोदर नदी के बारे में। अभी हमने चर्चा की इसे क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहां पर है, छोटा नागपुर का पठार, और उसमें भी किस क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, पलामू जिले के पास। ठीक है, अब बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है, और यह भी ध्यान रखेगा कि डायमंड हार्बर के पास यह नदी हुगली नदी में मिल जाती है। और इससे महत्वपूर्ण बात, बंगाल का इसे अभिशाप या शोक कहा जाता है। मैप में ध्यान रखेगा, क्योंकि बहुत छोटा सा मैप है, दामोदर बेसिन के बारे में इस मैप को लिया गया है, और यह कहां पर है, कहां से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, जिले का नाम ध्यान रखेंगे पलामू, फिर कहां प्रवेश करती है यह पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में, गंगा नदी अपवाह तंत्र के साथ प्रमुख नदियों के संदर्भ में भी, और इन नदियों के क्रम में बाएं तट और दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो अपवाह तंत्र के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।